मेरी सास जवान थी, पर जब भी मेरी बीबी मेरे पास आती तो मेरे सास के पैरों में दर्द होने लगता और वो चीखें मारने लगती थी। एक दिन मैं अपनी बीबी की जगह अपनी सास को ही कमरे में बंद कर लिया और पूरे 2 घंटे सास के साथ। कभी कभी हम इंसान नाराज़गी में वो सब कुछ कर जाते हैं जिसे करने से पहले शायद हमें एक बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए। गुस्से में किए गए फैसले हमेशा पछताने पर मजबूर करते हैं और मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुस्से और नाराज़गी ने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह कर दिया। मेरी यह कहानी न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बल्कि बहुत से रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसीलिए इस कहानी को आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। मेरा नाम सोहन है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी शादी को तकरीबन 5 महीने होने वाले थे और यह 5 महीने बहुत परेशानी और मुश्किल से गुजरे थे। और इस परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि मेरी सास थी। सारा दिन ठीक ठाक रहने वाली मेरी सास को रात के इस वक्त न जाने क्या हो जाता था। जब मेरी बीबी और मैं एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश करते, तभी मेरी सास चीखें मारने लगती। यह सिलसिला शादी के एक दिन पहले से ही शुरू हो गया था। आज भी मैं ऑफिस से थका हुआ लौटा तो मेरा मिलना पहले अपनी सास से ही हुआ था। मेरी बीबी सुनीता घर में मौजूद नहीं थी और मेरी सास हमारे ही पोर्शन में मौजूद थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और वो खुद मेरे लिए चाय बना कर लाई। मजबूरन मुझे उनके हाथ की चाय पीनी पड़ी। मैंने सोच लिया था कि चाय ख़त्म करते ही मैं सीधा अपने कमरे में चला जाऊंगा, क्योंकि पिछले 20 मिनट से मेरी सास सोफे पर बैठी लगातार मुझे ही देख रही थी और मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। उनकी नज़रों का अंदाज़ा ऐसा था कि मुझे घबराहट का एहसास होने लगा था। और हमेशा ही ऐसा होता था कि जब भी मैं उनके सामने होता तो उनकी नज़रों का रवैया बदल जाता था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती और वो बिना कुछ कहे सिर्फ मुझे ही देखती रहती। और अभी भी बिना कुछ कहे बस मुझे पर ही नज़र जमाए बैठी थी। और मुझे लग रहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और उनके सामने बैठा तो मेरा सारा जिस्म पसीने से भीग जाएगा। कभी कभी तो मेरे इतना करीब होकर बैठ जाती कि मेरे लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता था। दरअसल मेरी सास एक 36 साल की जवान औरत थी, लेकिन उनकी नज़रों का अंदाज़ा और उनका उठना बैठना ऐसा था जैसे वो अभी भी कोई 18 साल की लड़की हो। और किसी न किसी बहाने से मुझे छोड़ने की कोशिश करती तो मेरी जान हवा होने लगती थी। इस वक्त भी उनके सामने बैठे मुझे अपनी बीबी पर गुस्सा आ रहा था और बीबी पता नहीं कहाँ गायब थी। मैं बहुत मुश्किल से अपनी सास को बर्दाश्त कर रहा था। सुनीता को मालूम था कि मुझे उसका इस वक्त घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है, लेकिन वो फिर भी मेरी मर्जी के खिलाफ जाती थी। जब थोड़ी देर और गुजरी और मेरे लिए मेरी सास के सामने बैठना बहुत मुश्किल हो गया तो मैं सोफे से खड़ा हुआ और मैंने कहा कि आंटी जी, सुनीता आ जाए तो उसे मेरे कमरे में भेज दीजिएगा। मेरी बात सुनते ही मेरी सास कहने लगी कि कमरे में जाकर अकेले क्या करोगे, यहीं मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करो। मैं भी अकेले बोर हो जाती हूँ। तुम्हारे अंकल को गुजरे जमाने हो गए हैं, वो तो भरी जवानी में ही मुझे अकेला छोड़कर चले गए और सुनीता के पास भी मेरे लिए वक्त नहीं है। तुम भी कुछ वक्त मेरे साथ गुजार लिया करो। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे इस तरह उनके पास बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे एहसास हो गया कि मेरी सास को अभी तक जवान बनना पसंद है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा मुझे नहीं था कि उनके अंदर तो जवानी का जज्बा अभी भी मौजूद है। उनका सजना संवरना हरगिज भी एक विधवा औरत जैसा नहीं था, बल्कि वो तो मुझे सुनीता से भी ज़्यादा नई नवेली लगती थी। आधा घंटा मैं ऐसे ही उनके सामने बैठा उनकी नज़रों को बर्दाश्त करता रहा और फिर जब मेरी हिम्मत ख़त्म हुई तो मैं कह दिया कि आंटी, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया था। मेरी सास मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। उनकी बातें सुनकर मेरी सांस में सांस आई और मैं फौरन अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटते ही मैंने सोचा
कितना मुश्किल है घर जमाई बनना, अब गुलामी बन चुकी है। क्योंकि मैं यहाँ अपनी मर्जी से उठ बैठ नहीं सकता था। मैं हर काम अपनी सास की मर्जी से करता था। और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे उस वक्त होती जब मैं और सुनीता एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते तो मेरी सास अपनी पोर्शन छोड़कर हमारे पोर्शन में चली आती। सारा दिन ठीक ठाक रहने वाली मेरी सास को रोजाना रात के इस वक्त अचानक से पता नहीं क्या हो जाता था और पैरों के दर्द से तड़पती हुई नीचे आ जाती थी और आते ही जोर जोर से हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाने लगती थी। और जब तक कि सुनीता कमरे से निकलकर उनके पास नहीं चली जाती तब तक उनको सुकून नहीं आता था, या फिर वो खुद ही हमारे कमरे में आकर बैठ जाती थी और उनका वापसी का कोई इरादा नहीं होता था। सुनीता उनके पाँव दबाती तो कभी उनकी मालिश करती और मैं ऐसे ही इंतज़ार करते करते सो जाता था। मैं अपनी सास की हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था, क्योंकि उनकी वजह से मेरे और सुनीता के बीच ठीक तरह से कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा था और हम एक साथ वक्त नहीं गुजार सकते थे और ना ही सुकून से बैठकर बातें कर सकते थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि मेरी सास को पता कैसे चल जाता है कि मैं और सुनीता कुछ वक्त साथ बिताना चाहते हैं। वो हमेशा बिल्कुल ठीक ठाक वक्त पर ही हमारे कमरे में चली आती थी। हम डिनर के लिए बाहर जाते, किसी फंक्शन में जाते, हर जगह ही हम दोनों के बीच मौजूद होती थी और उनका अंदाज भी कुछ अजीब सा होता था। उनकी नज़र हमेशा मेरे वजूद पर टिकी होती थी और मुझे अपने आर पार होती महसूस होती थी। मैं आंटी को सिर्फ सुनीता के खातिर बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि मेरी और सुनीता की शादी बहुत मुश्किल से हुई थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि शादी के बाद मुझे सुनीता के साथ साथ उसकी माँ की नज़रों का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही एक रात जब उस लम्हे में मेरी सास ने हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो मैं गुस्से से दरवाज़ा खोला और अपनी बीबी को छोड़कर अपनी सास का हाथ पकड़ा और दूसरे रूम में उनके साथ बंद हो गया। सुनीता परेशानी के आलम में जोर जोर से रूम का दरवाज़ा बजाने लगी, लेकिन आज मैं रुकने वाला नहीं था। मैं छोटे बड़े का लिहाज भूल चुका था। मेरी सास को बहुत ज़्यादा जमा रहने का शौक़ था। उनके जज्बात ने आज मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वो सब करूं जो एक शरीफ मर्द सोच भी नहीं सकता। आने वाले 2 घंटे तक मैं रूम में अपनी सास के साथ अकेला बना रहा था और सुनीता बाहर से आवाज़ लगाती रह गई थी, लेकिन मुझ पर जो गुस्सा हावी था आसानी से उतरने वाला नहीं था। पूरे 2 घंटे बाद जब मैं कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरा गुस्सा ठंडा हुआ और मेरी सास सोफे पर बैठी हुई थी। सुनीता कमरे में दाखिल हुई और उसने मेरे गिरे वान को पकड़ लिया। इससे पहले कि वो मेरे साथ कोई बदतमीजी करती, मैं उससे वो सब कह दिया जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी सास और मेरे बीच क्या हुआ था। सुनीता और मैं एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं से ही हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि सुनीता एक अमीर घर से थी। सुनीता बहुत ही खुश मिजाज और खूबसूरत लड़की थी। मुझे कॉलेज में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो सुनीता फौरन से मेरी मदद कर देती थी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती चली गई और मैं सुनीता की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। लेकिन चाह कर भी मैं यह बात सुनीता को कह नहीं सका, क्योंकि हमारे बीच क्लास का फर्क था और मैं मिडिल क्लास लोगों के लिए किसी बड़े घर की लड़की से प्यार करना सिवा बदनामी और पछतावे के और कुछ नहीं होता है। यही सोचकर पूरा 1 साल गुजरने के बावजूद भी सुनीता से कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया और हमारे बीच दोस्ती का 1 साल गुजर गया। तो एक दिन सुनीता खुद ही कहने लगी कि सोहन, मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करती हूँ कि बता नहीं सकती। आज तक मैं इसी बात के इंतज़ार में रही कि तुम मुझसे प्यार का इजहार करोगे, लेकिन लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है। उसकी आंखों में नमी थी और मैं हैरानी से उसकी बातों पर गौर कर रहा था। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। मेरे दिल में आग लग रहे थे, वही जज्बात उसके अंदर भी मौजूद थे। और फिर मैं सुनीता को मोहब्बत से देखते हुए कहा कि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जितना तुम मुझसे करती हो।
यह सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सुनीता कहने लगी, मेरी माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी, तुम आज रात हमारे घर खाना खाने आ जाना। सुनीता की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैं खूबसूरत और हैंडसम जरूर था, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा गरीब था, और ऐसे में इसकी माँ मुझे कैसे अपना सकती थी। यही सोच सोचकर मैं सुनीता को इनकार कर दिया कि अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारी माँ से मुलाकात कर सकूँ। सुनीता ने मुझे समझाया कि मेरी माँ दूसरी माँ जैसी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही खुश मिजाज रहने वाली औरत है, और वो मुझसे मिलकर यकीनन बहुत खुश होंगी। सुनीता की बात ने मुझे हिम्मत दी थी, और इस रात मैं सुनीता के घर खाने पर पहुंच गया। लेकिन अपने हिसाब से यह पहली मुलाकात मेरे लिए यादगार बन गई थी। सुनीता की माँ ने बहुत ही खुशी से मेरा स्वागत किया था। मैं उनको देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि वो किसी तरह से भी सुनीता की माँ नहीं लगती थी। वो बहुत जवान और हसीन थी। उनकी बातचीत का अंदाज़ा भी बिल्कुल जवान लड़कियों जैसा ही था। उन्होंने गुलाबी रंग का एक चमकता हुआ सूट पहन रखा था, और कमर तक लहराते हुए बाल उन्हें बहुत खूबसूरत बना रहे थे। उन्होंने सुनीता को खाने की तैयारी के लिए किचन में भेज दिया, और खुद मेरे सामने बैठकर बेझिझक मेरा सर के पांव तक जायका लेने लगी। यह मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। मुझे लगा कि शायद वह मुझे अपने दामाद की नज़र से देख रही हैं और यह जानना चाहती हैं उनकी बेटी की पसंद कैसी है। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उनके दिल में क्या छुपा है। मैंने एक दो बार नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा और उन्हें खुद को देखता हुआ पाया। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे। उन्हें मेरे मिडिल क्लास होने पर कोई परेशानी नहीं थी। यह एक अच्छा डिनर साबित हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं वापसी के लिए खड़ा हुआ तो मेरी सास ने कहा कि इस शादी के लिए उनकी एक शर्त है कि वो मुझे अपने घर में अपना घर जमाई बना कर रखेंगी। उनके इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था, और साथ ही मेरी इज्जत को भी ठेस पहुंची थी। मैं किस तरह शादी होकर घर जमाई रह सकता था। मेरी सास ने साफ लफ्जों में कहा कि मैं अपनी इकलौती बेटी को एक छोटे से घर में विदा नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें यहीं हमारे साथ रहना होगा। वैसे ही मैं विधवा औरत अकेले कैसे गुजारा कर सकती हूँ। अच्छा है, तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर मैं एक नज़र सुनीता पर डाला तो वो नज़रें चुरा ली। शायद उसे यह बात पहले से मालूम थी। उसका ऐसे नज़र चुराना मुझे बहुत गुस्सा दिला गया। अगर यह बात मुझे पहले ही बता देती तो शायद मैं यहाँ आने से पहले कुछ वक्त सोच लेता। मेरी सास ने मुझसे कहा कि मैं सोचने के लिए कुछ वक्त ले सकता हूँ, लेकिन वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगी, बल्कि मुझे घर जमाई बना कर रखेंगी। मैं वापस लौटकर घर आ गया। मेरे घर में मेरे माँ बाप और 2 बहनें थीं। अगर उन्हें इस बात का पता चला कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी माँ मुझे अपने घर रखना चाहती है, घर में एक हंगामा हो जाता। घर आने के बाद बार बार मेरे फ़ोन पर सुनीता का फ़ोन आ रहा था। काफ़ी देर तक मैंने फ़ोन नहीं उठाया, और फिर जब वो बार बार मैसेज करने लगी तो मैं तंग आकर फ़ोन उठाया और सुनीता से कहा कि तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताया। तुम्हारी माँ मुझे घर जमाई बनाना चाहती हैं। सुनीता रोते हुए कहने लगी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मेरे बगैर नहीं रहना चाहती, इसीलिए उसने यह बात पहले नहीं बताई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं इनकार ना कर दूं। तो उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया था, क्योंकि यह बात किसी भी तरह सही नहीं थी कि मैं घर जमाई बन जाता। लेकिन सुनीता को खो देने का हौसला भी मुझ में नहीं था। जब सुनीता ने मुझे अपनी जान देने की धमकी दी तो मजबूरन मुझे अपने घर वालों से रिश्ते की बात करनी पड़ी। और जैसे ही मेरी माँ को घर जमाई वाली बात का पता चली, उन्होंने बहुत हंगामा किया। वो किसी भी हाल में इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि उनका इकलौता बेटा इतने बड़े घर में शादी करे और फिर घर जमाई बन जाए। माँ तो किसी गरीब लड़की से शादी करना चाहती थी ताकि वो उनके साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजार सके। लेकिन जब मैं माँ से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो पहले तो वो चुप हो गई, और फिर मेरे प्यार और जीत के आगे हार गई और कहने लगी कि सोच समझकर फैसला कर,
अगर तू घर जमाई बनकर रहेगा तो याद रखना कि तुझे हमेशा लोगों के इशारों पर नाचना पड़ेगा। देश का इज्जत बीवी को विदा करके लाने से बढ़ती है और उसके घर जाकर बस जाने से हमेशा के लिए उसका मुकाम लोगों की नज़रों में गिर जाता है। तू भले ही लाख मेहनत करके पैसा कमाएगा, लेकिन सबको यही लगेगा कि तू अपने ससुराल वालों के पैसों पर पल रहा है। मैंने माँ से कहा कि मैं जानता हूँ कि आपका एक एक अल्फाज सच है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बस कुछ ही वक्त की बात है और फिर मैं सुनीता को अपने साथ यहाँ ले आऊँगा। मेरी बात सुनकर माँ चुप हो गई थी और मेरा और सुनीता का रिश्ता हो गया था। मैं यह सोचकर सुनीता के घर रह गया था कि कुछ वक्त में ही मैं अपनी सास को अपनी मिजाज से बना लूँगा और सुनीता को मेरे साथ विदा कर देंगी। लेकिन यह महल मेरे खुशी में बाधा बना हुआ था। मेरी सास ने शादी की पहली रात से ही हमारा सुकून तबाह कर दिया था। मेरे रूम के दरवाज़ा बंद होने की देरी होती थी कि मेरी सास अपने ऊपर वाले पोर्शन से नीचे आ जाती थी। मैं जब सुनीता के करीब आता तो वो पता नहीं कैसे फौरन वहाँ पहुँच जाती और उनकी मौजूदगी में मेरे लिए अपनी बीबी से बात करना भी मुश्किल हो जाता था। मैं मजबूरन यह सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि सुनीता अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और यही बात मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर देती थी। धीरे धीरे सुनीता भी अपनी माँ के खिलाफ रहने लगी थी, लेकिन उसने खुलकर कभी मुझसे कुछ नहीं कहा था। सारा दिन हट्टी कट्टी रहने वाली मेरी सास को रात को ऐसा क्या हो जाता था जो मुझे समझ ही नहीं आती थी, जिसके लिए उन्हें सुनीता की ज़रूरत पड़ती थी। एक दिन तो मैंने जानबूझकर कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया कि शायद उन्हें दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से पता चल जाता है और सुनीता के साथ प्यार का पल गुजारने लगा। लेकिन उसी वक्त मेरी सास नीचे आ गई और उन्हें अपनी नज़रों के सामने देखकर मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गया। मैं एक इज्जतदार मर्द था और यह बात मेरी इज्जत को गवारा नहीं करती कि मेरे और मेरी बीबी के बीच कोई तीसरा शख्स हो, चाहे उसकी माँ ही क्यों ना हो। उस रात मैंने जैसे तैसे करके बर्दाश्त कर लिया, बल्कि मेरी सुनीता से काफ़ी बहस भी हो गई थी और मैं उसे मजबूर किया था कि वो मेरे साथ मेरे घर चले। लेकिन सुनीता ने कहा था कि उसकी माँ की तबीयत ठीक ठाक नहीं है। और फिर जब अगले ही दिन दोबारा सुनीता की माँ ऐसी ही हरकत की तो मैं गुस्से में सुनीता को छोड़कर उसकी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर दूसरे रूम में बंद हो गया। और जब 2 घंटे बाद रूम का दरवाज़ा खुला तो मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका था और सुनीता जो 2 घंटे से दरवाजे के बाहर खड़ी थी वो उस समय दरवाजे के अंदर दाखिल हुई और मेरा गिरेबान पकड़कर रोते हुए कहने लगी कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है। मैं खुद को सुनीता से छुड़ाया और कहा कि अपनी माँ से पूछ लो वो हमारे दरमियाँ क्या हुआ है। सुनीता परेशानी से अपनी माँ के कदमों में बैठ गई और पूछने लगी, माँ आप ठीक तो है ना, कोई परेशानी की बात तो नहीं है, सोहन ने आपके साथ क्या किया है। सुनीता की इस बात पर मैं मुस्कुरा उठा और कहा कि तुम्हारी माँ को मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ किया है और अब वो तुम्हें खुद सारी बात बताएंगी। सुनीता हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और फिर अपनी माँ से कहा, माँ आप मुझे बता दें कि सोहन ये क्या कह रहा है। और फिर मेरी सास ने धीरे धीरे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वो दंग रह गई। उसे यकीन नहीं था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती हैं और वो सिर्फ 3 साल की थी तभी उसके पापा का देहांत हो गया था और उस दिन से सुनीता को उसकी माँ ने अकेले ही पाला था। वो कम उम्र और जवान थी, इसके बावजूद सुनीता के खातिर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। वक्त और हालात ने उन्हें सुनीता के इस कदर करीब कर दिया था कि वह उसे एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं करना चाहती थी। बहुत ही मुश्किल से उन्होंने सुनीता को पढ़ाई करवाई और जब सुनीता ने उन्हें बताया कि वो मुझसे शादी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो यह बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। पहले तो उन्होंने अपनी बेटी को रोकना चाहा, लेकिन जब सुनीता उन्हें भी अपनी जान देने की धमकी दी तो वो न सिर्फ मुझसे मिलने के लिए राजी हो गई, बल्कि मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव भी किया और फिर घर जमाई वाली शर्त रखी, क्योंकि वो सुनीता को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। उन्हें लगा था कि मैं यह खबर सुनकर इनकार कर दूंगा,
लेकिन सुनीता की मोहब्बत में मैंने हामी भर ली और जब उनके घर आया उन्होंने हमारी शादी से पहले ही नीचे वाले पोर्शन में कैमरा लगवा दिए थे। वो दिन रात अपनी बेटी पर नज़र रखी हुई थी कि मैं उसके साथ कैसे रहता हूँ। और जब मैं सुनीता के करीब होने लगता तो यह बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उनकी मोहब्बत एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी और उन्हें अपनी बेटी के करीब किसी दूसरे इंसान का बोझ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एक दिमागी मरीज की शिकार हो गई थी, जिससे वो अपनी ही बेटी के साथ उसके पति के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वो देख लेती कि मैं सुनीता के करीब होने लगा हूँ तो वो किसी न किसी बहाने से नीचे आ जाती और फिर मेरे ऑफिस जाने के बाद सुनीता तैयार होने लगती तो वो उसे ज़बरदस्ती शॉपिंग के लिए भेज देती और खुद मुझे अपने सामने बैठा कर रखती थी और मुझे जानबूझकर इस कदर परेशान कर देना चाहती थी कि मैं उनकी बेटी को खुद ही छोड़कर अपने घर वापस चला जाऊं। ना ही वो अपनी बेटी का शादी करना चाहती थी और ना ही उसे मेरे साथ या किसी के साथ भी बांटना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर अजीबोगरीब हरकत करने लगी थी। और जब मैं गुस्से में आकर उन्हें अपने साथ रूम में बंद किया और गुस्से से सवाल किया था कि उन्हें कैसे पता चलता है कि मैं उनकी बेटी के साथ हूँ, मैंने उन्हें धमकाया कि अगर वो मुझे सब कुछ सच नहीं बताएंगी तो मैं उनके साथ बहुत गलत करूँगा। और इसी डर से उन्होंने मुझे खुद ही बता दिया था कि उन्होंने हर जगह कैमरे लगवा दिए थे। सुनीता को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसकी मोहब्बत में इतनी आगे बढ़ सकती हैं कि वो इस कदर गिर जाएंगी और इतनी घटिया हरकत करेंगी। सुनीता रोते हुए कहने लगी कि माँ, भले ही आपने मेरे खातिर अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी हो, लेकिन खुशियों पर मेरा भी हक है। मैं अपने पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं खुद भी आपकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज की ज़रूरत है और मुझे अपने ससुराल जाकर रहना चाहिए। सुनीता की माँ ने बहुत रोए, इसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सुनीता यहाँ नहीं रहना चाहती थी। मैंने उसकी माँ का इलाज शुरू करवा दिया था और सुनीता को लेकर अपने घर चला गया। सारी जिंदगी अकेले रहने की वजह से वो एक अजीब बीमारी के शिकार हो गई थी, जिससे वो अपनी लाडली बेटी की खुशियाँ तबाह करने पर डट गई थी। इसीलिए विधवा औरत को दूसरी शादी का हक दिया गया है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ गुजार सके। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।